बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम हिस्ट्री के छठे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें हम आज जो है वो खिलजी दौरे हुकूमत को डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में जाकर। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से उनको देखेंगे। एक्स्ट्रा हम लोग जो है ना डाटा उसको नहीं करेंगे जो कि इजाफी है और जो कभी पूछा नहीं गया अब तक। तो देखें, खिलजी दौरे हुकूमत जो है, इससे पहले आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो था वो स्लेव डायनेस्टी था। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी से सबसे पहले कौन सा आया है? स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी के ख़ात्मे के बाद खिलजी दौरे हुकूमत शुरू होता है। इनका टेन्योर देखें 1290 से 1320 तक। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने जितनी भी दौरे हुकूमत पढ़ने हैं, जितनी भी डायनेस्टीज़ पढ़नी है ना, इन सब का आपने टेन्योर भी देखना है। शुरुआत किसने की है, दौरे हुकूमत का बानी कौन था यानी कि फाउंडर कौन था, उसका भी नाम याद रखना है। और एंड पीरियड के लास्ट जो था रूलर वो कौन था, हर डायनेस्टी का वो भी अच्छे से याद करना है। वो पीपीएससी ना ये दो तो ज़रूर पूछता है, बाकी दरमियान का डाटा वो बाद में उठाता है। तो खिलजी डायनेस्टी का टेन्योर है 1290 से 1320 तक। यह कोई बहुत बड़ा नहीं है, 30 साल के लगभग ही है ये। और खिलजी ख़ानदान जो था दिल्ली सल्तनत का दूसरा हुक्मरान था। ठीक है, हुक्मरान ख़ानदान था और जिसने ग़ुलाम ख़ानदान के बाद हुकूमत की। ये मैंने आपको पिछले शुरुआत की जो 5 वीडियो थी वो उसमें ही बता दिया था कि जब सल्तनत दिल्ली की बात करें तो एक्चुअल में हम एक जो है मतलब टेन्योर की बात नहीं करें डायनेस्टी की। दिल्ली सल्तनत जो है वो 5 डायनेस्टीज़ पर मुश्तमिल है और वो 5 डायनेस्टीज़ मिलकर जो है वो दिल्ली सल्तनत बनाती हैं। वजह कि उन पाँचों की पाँचों डायनेस्टी का जो कह लें कि दारुल हुकूमत था या कैपिटल था वो दिल्ली था, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ओवरऑल दिल्ली सल्तनत का जो टेन्योर है वो आपको पता है ना, पांचों सल्तनत का मिलाएं तो 1206 से 1526 तक जाता है। ये सल्तनत दिल्ली का ओवरऑल 5 की 5 डायनेस्टी का टेन्योर है। ये मैं आपको पिछले वाले में करवा चुकी हूँ। जब स्लेव डायनेस्टी मैंने शुरुआत करवाई थी तो मैंने पहले आपको सल्तनत दिल्ली बताई थी और वो 5 डायनेस्टीज़ कौन सी है ये भी मैंने आपको बताया था। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और फिर लास्ट वाली है लोधी डायनेस्टी। इन सब के टेन्योर्स भी मैंने आपको करवाए थे साथ में। जो नए व्यूवर्स हैं या आप लोगों में से कोई जो पुराने व्यूवर्स हैं उनमें से भी अगर वो किसी ने नहीं देखा या किसी का मिस हो गया तो ये इससे पिछला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1 देखेंगे तो आपको वो दिल्ली सल्तनत जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था मैंने, उसको आप देख सकते हैं जाके। अच्छा जी, ये देखिए खिलजी डायनेस्टी जो ख़ानदान था ना, ये तुर्कुल नस्ल नहीं था। मतलब ये कि ये तुर्की वाले नहीं थे। स्लेव डायनेस्टी में हमने देखा है ना कि ग़ुलाम जो थे जितने भी थे वो तुर्क से आए थे, तुर्की से उनका था रिश्ता, लेकिन बाद में फिर वो गुलाम बन के दूसरे इलाकों में गए और वहाँ से फिर उन्हें ख़रीदा गया था। तो ये जो खिलजी डायनेस्टी का जो है ना बानी, ये तुर्कुल नस्ल नहीं थे। ये खिलजी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जो कि अफ़गानिस्तान का रहने वाले थे। ये खिलजी कबीला जो था अफ़गानिस्तान का था। अब तख्त नशीनी और बानी देखें, मलक फ़ेरोज़ शुरुआत जो है खिलजी डायनेस्टी की किसने की है? मलक फ़ेरोज़ ने की है। इसका टाइम पीरियड देखें 1290 से 1296। मलक फ़ेरोज़ कौन था ये मैंने आपको बताया था कि जो स्लेव डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान था मुइज़ुद्दीन केकाबाद। ये आखिरी हुक्मरान था ना स्लेव डायनेस्टी का, तो आखिरी दिनों में ये फ़ारिसज़दा हो गया था। जब ये मरता है तो इसका जनरल क्या होता है? ये मुइज़ुद्दीन केकाबाद का जनरल होता है मलक फ़ेरोज़। ठीक है, ये मलक फ़ेरोज़ जो है वो केकाबाद का होता है जनरल। उसके मरने के बाद क्या करता है, ये मुल्क पर कब्ज़ा करता है और फिर अपना नाम जो चेंज करके क्या रखता है? जलालुद्दीन मलक फ़ेरोज़ खिलजी। सिंपल इसका नाम जो था वो मलक फ़ेरोज़ था, लेकिन जब हुकूमत में आता है तो फिर ये अपना नाम जलालुद्दीन मलक फ़ेरोज़ खिलजी रखता है। ठीक है, ये मैं रेस करती हूँ, आपको सही से दिख जाएगा। यही जो है खिलजी दौरे हुकूमत का बानी है यानी कि फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। इसने जो है वो 1290 में केला घरी, जिसे दिल्ली के करीब का ये इलाका था, वहाँ पर तख्त संभाला था और बाद में फिर ये दिल्ली में दाखिल हुआ। कहा जाता था कि ये अच्छा रहमदिल और नरमदिल हुक्मरान था। इसने मलक काफूर जैसे ग़ुलाम को ख़रीदा जो बाद में खिलजी दौर का एक अहम जनरल बना। ये मलक काफूर इसका ग़ुलाम था, इसने ख़रीदा था मार्केट से और फिर बाद में कह लें कि हिंदुस्तान की बहुत सी फतूहात जो हैं इसकी वजह से हुई थी, मलक काफूर की वजह से। इंतकाल देखें ये सब अच्छा। मलक फ़ेरोज़ का मैंने आपको देखें एक तो उसका टाइम पीरियड बताया, एक उसका नाम बताया है और इसके ग़ुलाम की बात की है, बस
तो आज तक पीपीएससी ने पूछा भी इतना ही है, इससे ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही इससे ज़्यादा डिटेल हमें मिलती है, क्योंकि इसने 6 साल तक की बस कह लें कि हुकूमत की थी, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था इसका लंबा टेन्योर तो हमने जिसको पढ़ना है। इसका इंतकाल देखें मलक फ़िरोज़ का था भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, उसने 1296 में इसे कत्ल करवाया था एक साजिश के तहत, और फिर तख्त पर कब्ज़ा कर लिया था। तो ये आपने याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का ना वो समटाइम रिलेशन पूछ लेता है कि मलक फ़िरोज़ के साथ क्या था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के साथ उसका क्या रिलेशन था। तो ये उसका भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। मलक फ़िरोज़ का भतीजा और दामाद जो था अलाउद्दीन खिलजी, वो 1296 में इसे कत्ल करवाता है। अच्छा, जो अलाउद्दीन है ना, ये जो बाद में फिर आता है हुकूमत में, इसको सिकंदर आज़म भी कहा जाता है, सिकंदर आज़म सेकंड, ये साथ में मैंने लिखा हुआ है, सिकंदर आज़म सेकंड भी कहा जाता है। कह लें मुसलमानों को सिकंदर आज़म कहते थे। ये बहुत ही कह लें कि कमाल किस्म का हुक्मरान था। तो इसका हम टेन्योर अब स्टार्ट करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को देखें, ये इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से। मलक फ़िरोज़ का उसने एक दो चंद बारी पूछे, ज़्यादातर वो अलाउद्दीन खिलजी को टारगेट करता है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड देखें, टेन्योर है 1296 से 1316। ये ख़ानदान का सबसे ताकतवर और काबिल हुक्मरान था, मतलब खिलजी डायनेस्टी का ही कह लें कि सबसे ताकतवर और काबिल हुक्मरान था ये। इसका दौर दिल्ली सल्तनत के अरूज का दौर समझा जाता है। वजह कि इसने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से अच्छे काम भी किए और बहुत सी फतूहात की थी, और कह लें कि अपनी दौर का जो अपनी हुकूमत का बहुत दूर तक इसको वसी किया था इसने। फतूहार और तोसी देखें जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहली जो फ़तह इसने हासिल की थी वो गुजरात की फ़तह थी। इसका आपने बस नाम या टाइम पीरियड याद रखना है। 1299 में ये जंग हुई थी और इसने गुजरात को फ़तेह किया था। इसके बाद देखें रणथंबोर की फ़तेह इसने की थी 1301 में। कौन था इसके ओपोजिट? राजा हमेर देव था, और साथ में इस साइड पर अलाउद्दीन खिलजी था। ये हार गया और ये जंग जीत गया, ठीक है। इसको आपने ना ये वाले जो साथ में मैंने लिखे हैं कि किसके खिलाफ इसने जंग की है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आज तक भी पीपीएससी ने नहीं ये पूछा है। बस आपने ये देखना है कि किस साल में उसने किस इलाके को फ़तह किया है, ठीक है। गुजरात की फ़तह उसने की है 1299 में, फिर रणथंबोर की है 1301 में। इसके साथ देखें चित्तौड़ की फ़तह, ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसने ये 1303 में ये चित्तौड़ का इलाका जो था वो फ़तेह किया था। इसके अपोजिट था राणा रतन सिंह, जो कि हार गया था और जंग जीत गया था। कहा जाता है कि इस जंग की मेन वजह जो थी ना, वो रानी पद्मावती थी, कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो रानी पद्मावती से प्यार करने लगता है। उसको वो कहते हैं वो बहुत खूबसूरत थी, और उसको हासिल करने के लिए फिर इसने चित्तौड़ पर हमला किया था। और रानी पद्मावती जो थी ना, उसको पद्मनी भी कहते थे, तो वो राणा रतन सिंह की बीवी थी। लेकिन कहा जाता है कि जब ये अलाउद्दीन वहाँ पर पहुँच जाता है, फ़तह कर लेता है इलाका और इस तक पहुँचने वाला होता है रानी पद्मावती तक, तो ये क्या करती है, अपने आप को आग लगा लेती है, जिंदा ही आग में, ठीक है, झोंक लेती है खुद को। तो अगला देखें, वैसे ये सच है या नहीं है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा है। और आपको पता है अभी हिंदुस्तान वालों ने इस पर ये वीडियो मतलब मूवी भी बनाई है। नेक्स्ट देखिए मालवा की फ़तह, ये 1305 में करता है अलाउद्दीन। ये इसने ऑपोजिट था इसके मोहलक देव, और ये जंग मतलब ये वाला जो मोहलक देव था ये हार गया और ये जंग जीत गया था। बस आपने टाइम पीरियड याद रखना है कि किस टाइम में कहाँ पर जंग की थी इसने, ठीक है, कौन सा इलाका फ़तेह किया था। अगला देखें दुक्कन की फतवाहत जो है, ये एक्चुअल में दुक्कन का मतलब इलाका था, वहाँ पर इसने कोई एक जगह दुक्कन को नहीं फतेह किया, बहुत सारी जगह को किया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैंने आपको वैसे ही करवा दिया, ना ही इसका कोई टाइम पीरियड है, ना ही पीपीएससी ने आज तक कोई उठाया है। वैसे मैंने आपके साथ जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी सी शेयर कर ली है, इसको आप नहीं करिएगा याद, ये आप मतलब अपने सर पे बोझ ना डालिएगा कि अब हमने इसको भी करना है। वैसे देख लें कि अलाउद्दीन ने दुक्कन यानी कि जनूबी हिंद की तरफ फ़ौज भेजी थी। इसका जनरल जो था मलक काफूर, वो आपको पता है ना, ऊपर मैंने बताया था मलक फ़िरोज़ ने अपना एक जो था वो गुलाम ख़रीदा था मलक काफूर, तो वही था ये वाला जनरल, उसी की बात कर रहे हैं, मलक काफूर वही था। इसने देवगरी यानी दौलताबाद, वारंगल, होयसल और मदुराई तक के इलाकों को फतह किया और बेतहाशा माले गनीमत हासिल किया। इन इलाकों से इन्हें पैसा और जायदाद बहुत मिली थी। यह पहला मौका था जब दिल्ली सल्तनत की ताकत जनूबी हिंद तक पहुंची। उससे पहले जो दूसरी साइड तक जो कह लें कि दिल्ली सल्तनत का वसी थी और वहाँ पर हुकूमत करते थे जितने भी नए हुक्मरान आते थे, इस साइड तक जनूबी हिंद तक जो है ये पहला मौका था जब किसी ने हुक्मरानी की थी। ठीक है, अगला देखें इंतज़ामी और माशी इस्तिलाहात जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, अपने टाइम में बहुत अच्छे काम किए थे इसने। पहला देखें ज़मीन की पैमाइश, ज़मीन पूरी ज़मीन की पैमाइश नहीं है ये, ठीक है,
अपनी जो हिंदुस्तान में जिन जगहों पर इसकी कह लें कि हुकूमत थी, जो इसके इलाके थे फातेह इलाके, उसमें जो ज़राअत करने के काबिल जो ज़मीन थी ना, ज़राअत के लिए ठीक है, काश्तकारी के काबिल जो ज़मीन थी, सॉरी ज़राअत के काबिल कह रही हूँ मैं, ज़राअत के लिए जो ज़मीन थी, या कह लें कि जो काश्तकारी के काबिल थी ना ज़मीन, उस सारी किसने पैमाइश करवाई थी ताकि उस हिसाब से फिर टैक्स वगैरह लगाया जा सके। ठीक है। और फिर इसके अलावा इसने दुक्कन पॉलिसी अपनाई थी। दुक्कन से ये सालाना जो था वो पैसे लेता था। आपको पता है ना, ऊपर जितने भी इसने इलाके जो फतेह किए थे तो वहाँ पर फिर इसने ये लगा दिया था कि हर साल पैसे लेता था, फिक्स पैसे जितने भी उसने लगाए थे। इसके अलावा मंगोल पॉलिसी। मंगोल पॉलिसी का मतलब ये था कि एक तो इसका अपना जनरल था मलक काफूर, और दूसरा आपको पता है ये स्लेव डायनेस्टी से पीछे आता जा रहा था ज़फ़र खान, उसकी फिर ये खिदमात लेता है मंगोलों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए ताकि वो हिंदुस्तान पर ज़्यादा हमले ना करे, तबाही ना फैलाएं। तो ज़फ़र खान आपको पता है ना, मैंने पीछे भी बताया था कि ये इतना ताकतवर, इतना कह लें खौफनाक, दहशतनाक था कि मंगोल तो इसका सामने ही नहीं करते थे। बेसिकली इसको जब सुनते थे कि हमारा सामना जो है ज़फ़र खान से होना, तो वो तो पीछे ही भाग जाते थे। एक जंग में फिर ये होता है कि इसी के टाइम पीरियड में जो है ज़फ़र खान फिर इसी के दौर में शहीद होता है मंगोलों से लड़ते हुए। उसका समझ लें कि अल्लाह पाक की तरफ से टाइम आ गया था। नेक्स्ट देखें, इल्म और अदब की सरपरस्ती। ये अलाउद्दीन जो था ना, ये खुद तो कहते हैं अनपढ़ था, लेकिन इसे ना इल्म से बड़ा लगाव था। तो इसके दौर में जो मशहूर जो फ़ारसी शायर थे ना, अमीर खुसरू, और सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने बहुत शोहरत पाई थी। ये वैसे भी इल्म पर इसने बड़ा काम करवाया था। तो PPSC अक्सर पूछ लेता है कि अमीर खुसरू जो था वो किसके दौरे हुकूमत में मौजूद था। तो याद रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में था अमीर खुसरू, और इसी के दौर में था निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है। अब देखते हैं खिलजी डायनेस्टी का ज़वाल। ज़वाल मतलब जहाँ पर इसका ख़ात्मा होता है, और फिर हम साथ में आखिरी हुक्मरान को देखते हैं। आपको मैंने ऊपर बताया ना, ये 30 साल ही रहता है खिलजी डायनेस्टी। ज़्यादा इसका दौरे हुकूमत जो है खिलजी लोगों का वो सिर्फ 30 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम ज़्यादा कर भी नहीं सकते लंबा, ना ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जो ख़ास तरीक़े हैं, जो टेन्योर हैं, वो मैंने आपके साथ करवा दिए हैं, आपको उन्हीं को देखें। ज़वाल देखें, मुबारक शाह खिलजी तो था, ये आखिरी हुक्मरान था खिलजी डायनेस्टी का। 316 से 316 कह रही हूँ, गलती होगी, 1316 से 1320 तक ये रहता है। 4 साल इसका दौरे हुकूमत था। ये अलाउद्दीन के वफ़ात के बाद हुकूमत में आता है। जितना अलाउद्दीन अच्छा हुक्मरान था, ये कह लें कि जितना वो ताकतवर था और कॉम्पिटेंट था, उतना ही ये मुबारक शाह खिलजी निकम्मा था और अय्याश था। इसने पैसा मतलब कह लें कि पानी की तरह बहाया, और गलत कामों में इसका ध्यान ज़्यादा था। हुकूमत इसने कोई अच्छी नहीं की है। इसी वजह से फिर इसके टाइम पर जो थी ना, दौरे हुकूमत इसका जो था वो ख़त्म होने पे आ गया था, और खिलजी डायनेस्टी का कह ले ज़वाल आ गया। इसी का ग़ुलाम था खुसरू मलक, जो कि एक हिंदू लड़का था। अब ये ऊपर वाला अमीर खुसरू ना समझिएगा, ये खुसरू और है। ये वाला जो इसका ग़ुलाम था, मुबारक शाह खिलजी का ग़ुलाम था ये। खुसरू मलक उसका नाम था, वो हिंदू था। वो मुबारक शाह को कत्ल करता है 1320 में। ठीक है। ये जो खुसरू मलक है, ये 1320 में इसको कत्ल करता है और खिलजी हुकूमत का ख़ात्मा कर देता है। उसी साल में फिर क्या होता है कि मुबारक शाह का जनरल होता है एक, मतलब आर्मी का अच्छा कमांडर था, गाजी मलक, वो खुसरू मलक का कत्ल कर देता है। ठीक है। देखिए, खुसरू मलक ने कत्ल किया मुबारक शाह का, और मुबारक शाह के जनरल ने किसका कत्ल कर दिया? खुसरू मलक का कत्ल किया है। 1 साल भी उसको हुकूमत नहीं करने दी। उसका नाम गाजी मलक था। ठीक है। ये जो जनरल का नाम गाजी मलक था, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये 1320 में जब खुसरू का कत्ल करता है तो फिर खुद हुक्मरान बन जाता है, और यही फिर जो है तगलुक दौरे हुकूमत का शुरुआत करता है उसका बानी है। ठीक है। ये गाजी मलक ही तुगलक दौरे हुकूमत का कह लें कि वो कहता है तुगलक दौरे हुकूमत को शुरुआत करता है। ठीक है। और फिर ये कहलाता है गियासुद्दीन तगलुक। ये अपना असल में इसका जो नाम है ये आपने याद रखना है, PPSC पूछ लेता है। असल नाम है इसका गाजी मलक, लेकिन फिर जब ये हुकूमत में आता है ना तो अपना नाम गियासुद्दीन तगलुक रखता है फिर। ठीक है। और फिर इसी के नाम से आगे जो है दौरे हुकूमत आएगा तगलुक डायनेस्टी। ठीक है। और ये फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी है। ये पूछता है PPSC कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। सम टाइम वो ऑप्शन देता है गियासुद्दीन तगलुक, और बेशतर टाइम वो ऑप्शन देता है गाजी मलक का। तो बहुत से बच्चे जब देखते हैं ना कि ये तो तगलुक इसके साथ के नाम है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो इसको गलत कर देते हैं, इसको छोड़ के किसी और को टिक कर देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि गाजी मलक ही अपना नाम जो है वो चेंज करके गियासुद्दीन तगलुक रखता है। सेम उसी तरह से जैसे मलक फ़िरोज़ अपना नाम चेंज करके
क्या रखता है? जलालुद्दीन। ठीक है, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपका जो है वो ये वाला जो है खिलजी डायनेस्टी जो है आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें से और कुछ नहीं करना आपने एक्स्ट्रा, या आपने बस ये ध्यान रखना है कि इनका ये जो फतुहात की थी इसने, इनके जो इलाके कौन कौन से इलाके किस डेट को इसने फतेह किए थे वो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा जो है शुरुआत किसने की रखी थी, खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी, उसका नाम आपको पता होना चाहिए और टेन्योर पता होना चाहिए और उसकी दैट टाइम। इसके अलावा जो आखिरी हुक्मरान था खिलजी डायनेस्टी का उसको आपने अच्छे से देखना है। फिर आगे जो है हम इंशाल्लाह जो है कल को तगलुक डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो जो ख़ास चीज़ें हैं जहाँ से PPSC MCQs उठा चुका है उनको डिस्कस करेंगे। खिलजी दौरे हुकूमत जब ख़त्म होगा तो कल तगलुक डायनेस्टी आएगा, वो तीसरी डायनेस्टी होगी, सॉरी दिल्ली सल्तनत की। उसको फिर हमने कंप्लीट करने के बाद फिर आपकी दिल्ली सल्तनत की 2 ही पीछे रह जाएंगी डायनेस्टीज़, और फिर हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आप आज जो है इनके नोट्स बनाएं, इनको अच्छे से तैयार करें। इंशाल्लाह कल फिर तगलुक डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।